मध्यकालीन भारत के इतिहास में आप सबका स्वागत है। आज हम तुगलक वंश के अंतर्गत 9वें अध्याय का अध्ययन करेंगे और इसके अंतर्गत हम फिरोज तुगलक के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिरोज तुगलक सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जब का पुत्र था। इसका मतलब ये हुआ कि वह मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान का चचेरा भाई था और वह एक राजपूत कन्या का पुत्र था। उसकी माता आजकल के पूरी पंजाब के हिसार ज़िले में स्थित अबोहर के भट्टी राजपूत राजा रणमल की पुत्री थी और ये विवाह है जो किया गया था, ये बलपूर्वक किया गया था। जब गाजी मलिक या गाजी तुगलक दीपालपुर का सूबेदार था, उस समय उसने इस राजपूत लड़की के सौंदर्य और आकर्षण के विषय में सुना और उसका विवाह अपने छोटे भाई से करने के लिए उसने इस भट्टी राजपूत रणमल के ऊपर दबाव डाला। परंतु स्वाभिमानी इस राजपूत ने उसके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तब गाजी मलिक ने शक्ति का प्रयोग किया और रणमल और उसकी प्रजा को अनेकों प्रकार से संकट प्रदान किए, जिससे परेशान होकर और भावी संकटों को देखते हुए लड़की ने स्वयं आगे चलकर इस विवाह प्रस्ताव के लिए स्वीकृति प्रदान की और इसी विवाह से 1309 ईस्वी में फिरोज तुगलक का जन्म हुआ। फिरोज तुगलक को परंपरागत तरीके से, चूँकि सुल्तान के भाई का लड़का था, इसलिए परंपरागत रूप से सारी शिक्षाएं दी गई जो एक राजकुमार को दी जाती थी। युद्ध विद्या में भी उसको शिक्षा दी गई थी, परंतु वह सैन्य रूप से यानी सैन्य योग्यता में कोई विशेष निपुणता वो प्राप्त नहीं कर पाया। जब मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना तो उस समय इसका अपने चचेरे भाई फिरोज तुगलक से विशेष प्रेम था और इसलिए कहा जाता है कि वह फिरोज को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। जिस समय सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई अर्थात 20 मार्च 1351 ईस्वी में, उस समय फिरोज थट्टा में ही शाही जो खेमा था उस खेमे में था और उस समय इस शाही खेमे को जो मंगोल शत्रु था तागी और उसके जो कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो मोहम्मद बिन तुगलक ने मंगोलों को किराए के सैनिक के रूप में भर्ती कर लिया था, उन्होंने बड़ा उनको कष्ट पहुंचाया और इसलिए उस समय जो शिविर में लोग थे उन लोगों ने, सरदारों ने ये देखा कि बड़ा ही एक अव्यवस्था का सा समय है, अराजकता की स्थिति आ गई है, इसलिए जल्दी से जल्दी राज्य के लिए एक नया नेता या राजा सुल्तान चुन लिया जाए, नहीं तो ये राज्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। चूँकि माना जाता है कि मोहम्मद की इच्छा भी फिरोज़ को अपना उत्तराधिकारी बनाने की थी, इसलिए सबकी नज़र में फिरोज़ तुगलक ही आया। परंतु ये नहीं है कि सारे के सारे लोग ही फिरोज़ तुगलक को शासक बनाने के पक्ष में थे। एक छोटा दल ऐसा भी था जो सुल्तान के एक अल्पवयस्क भाणजे को सुल्तान बनाने के लिए पक्षधर था, क्योंकि वो भाणजा सामाजिक रूप से फिरोज के स्थान पर मृत सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के ज़्यादा नज़दीक था और इसलिए कुछ लोग उसको निकट संबंधी होने के कारण उसको शासक बनाना चाहते थे। परंतु चूँकि वो पुत्र जो उसका भांजा था वो अवयस्क था, अल्पवयस्क था,
और उस समय राज्य की स्थिति डामाडोल थी, बहुत चारों तरफ विद्रोह हो रहे थे। इसलिए खासकर सरदार जो थे वो सरदार एक प्रौढ़, मैच्योर और वयस्क आदमी को ही सुल्तान बनाना चाहते थे। इसलिए उन लोगों ने फिरोज़ से शासक बनने की, सुल्तान बनने की उन्होंने प्रार्थना की। परंतु माना जाता था कि फिरोज़ तुगलक बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था, वो एकांत प्रिय भी था, और इसलिए उसने इस महती जिम्मेदारी को निभाने से इनकार कर दिया। परंतु अमीरों ने बहुत से अन्य शेखों की सहायता ली, उलेमाओं की भी सहायता ली, और उन सब से मिलकर उन पर दबाव डलवाया गया, और अंत में फिरोज़ को उन सब की प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ी, ऐसा माना जाता है। और 22 मार्च 1351 ईस्वी में थट्टा के निकट ही शाही खेमे में उसका राज्याभिषेक किया गया। परंतु जैसा कि पिछली स्लाइड में हमने चर्चा की है कि एक खेमा ऐसा था जो फिरोज़ को सुल्तान स्वीकार करने के पक्ष में नहीं था, और उस खेमे का जो नेतृत्व कर रहे थे वो स्वर्गीय सुल्तान के नायब ख्वाजा जहाँ थे, जो फिरोज़ तुगलक के स्थान पर उसके मोहम्मद बिन तुगलक के भांजे को सुल्तान बनाना चाहते थे। जैसे ही फिरोज़ तुगलक ने दिल्ली के लिए प्रस्थान किया, वो सिंध के आसपास ही था कि उसे समाचार मिला कि नायब ख्वाजा जहाँ ने उस अल्पवयस्क व्यक्ति को या लड़के को सुल्तान घोषित कर दिया है, जो मोहम्मद बिन तुगलक का भांजा माना जाता था। और उन्होंने एक प्रकार से फिरोज़ तुगलक को सिंहासन का विरोधी घोषित कर दिया। इस पर सुल्तान ने अमीरों और इस्लामिक विधि विशेषज्ञों से परामर्श किया। अमीरों ने इस बात के लिए एक पूरी तरह से इनकार कर दिया कि सुल्तान का कोई जीवित पुत्र था, और विधि विज्ञों ने भी ये सलाह दी कि जो अल्पवयस्क लड़का है वो सुल्तान होने का अधिकारी नहीं है। और इसलिए ये भी कहा उन्होंने कि इस्लामी कानून के अनुसार प्रभुत्व जो है वो वंशानुगत अधिकार, उस पर वंशानुगत अधिकार नहीं माना जाता, और इसलिए उस अल्पवयस्क व्यक्ति की या उस लड़के की कानूनी दृष्टि से सिंहासन प्राप्त करने के लिए कोई वैधता नहीं है। और उस समय जो राज्य की स्थिति थी वो स्थिति भी इतनी डामाडोल थी कि अधिकतर अमीरों को ये लगता था कि अब समय की मांग भी ये है कि जो सत्ता है वो एक शक्तिशाली व्यक्ति के हाथ में हो। और इस प्रकार से इन सारे परामर्शों, मौलवियों, अमीरों और इनके जो विधि विशेषज्ञों की सलाह फिरोज़ तुगलक के पक्ष में गई, और इस कारण से ख्वाजा जहाँ का जो उम्मीदवार था वह अल्पवयस्क पुत्र, उसकी उम्मीदवारी का पक्ष बहुत निर्बल हो गया। और ये जानकर ख्वाजा जहाँ ने आत्मसमर्पण कर दिया। फिरोज़ ने उसकी पुराने स्वामी भक्ति और उसकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उसे क्षमा कर दिया, और उसे उसकी जो जागीर थी समाना, उस वहाँ जाने की उसको अनुमति दे दी गई। परंतु चूँकि अमीर और सेना के बहुत सारे पदाधिकारी उसके इस कृत्य से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, ख्वाजा जहाँ के इस कृत्य से, इसलिए उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को भड़का दिया, और सनम और समाना के जो उस समय के सूबेदार था शेर खां, उसके अनुयायी ने मिलकर इसका वध कर दिया। और इस प्रकार से फिरोज़ तुगलक एक विशाल और महत्वपूर्ण साम्राज्य का निष्कंटक शासक बन गया। अब फिरोज़ का इस प्रकार से जो राज्यारोहण हुआ वो विद्वानों में एक विवाद का विषय बन गया। सर वुल्जले हेग का कहना है कि ख्वाजा जहाँ ने जिस अल्पवयस्क बच्चे को गद्दी पर बैठाया था वह मोहम्मद का कल्पित पुत्र नहीं था, बल्कि एक औरस पुत्र था, और इसलिए एक औरस पुत्र के स्थान पर फिरोज़ का जो राज्यारोहण करवाना एक नियम विरुद्ध था। और इस प्रकार से जो इस प्रकार के राज्यारोहण को हम एक सिंहासन का अपहरण कह सकते हैं। कुछ दूसरे इतिहासकार हैं वो
वुलजले है कि इस मत को स्वीकार नहीं करते और वो कहते हैं कि कहीं पर भी ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि वह लड़का जो अलवेस लड़का था वह मोहम्मद बिन तुगलक का औरस पुत्र था। और उनका ये भी कहना है कि अगर यदि उसको उसका औरस पुत्र मान भी लिया जाए तो भी इसे हम राजारोहण के विरुद्ध नहीं कह सकते, क्योंकि इस्लामिक कानून के अनुसार जो प्रभुत्व है वो किसी एक अथवा वर्ग विशेष का अधिकार नहीं है और वो तो उसी में निहित होता है जो गद्दी को प्राप्त करने की योग्यता रख सकता हो। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि केवल वंशानुगत अधिकार ही एकमात्र ऐसा है जो प्रभुत्व प्रदान कर सकता है, यानी सुल्तान बनाने के लिए उपयुक्त है। हालांकि उस समय तक उत्तराधिकार का नियम काफ़ी हद तक बन गया था कि सुल्तान के बाद उसका पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी बनता था, परंतु एक इस्लामिक व्यवस्था में इसका वर्णन नहीं था। इसलिए इन विधिवत्ताओं का यही मानना था कि सुल्तान फिरोज़ तुगलक ने कोई राज्य या सिंहासन का अपहरण नहीं किया। उनका कहना है कि फिरोज़ का जो चुनाव हुआ था विधिवत हुआ था और वो योग्य भी था, और इसलिए कोई ऐसी बात नहीं थी जो जिसे हम अपहरण जैसी कोई बात कहें। बर्नी ने भी ऐसा ही कुछ लिखा है। उसने कहा है कि मोहम्मद ने उसी को अपना उत्तराधिकारी निर्देशित किया था, यानी फिरोज़ तुगलक को ही उत्तराधिकारी निर्देशित किया था और वह उन सारी शर्तों को पूरा करता था, इसलिए उसे अपहरणकर्ता नहीं कह सकते और न ही ये कह सकते कि उसका जो राज्यारोहण हुआ था वो विधि या इस्लामिक कानून के विरुद्ध था। इसी प्रकार डॉक्टर राम प्रसाद त्रिपाठी का भी कहना है कि फिरोज़ के सिंहासनारोहण ने कोई ऐसी अनहोनी नहीं की। उसने निर्वाचन के उस सिद्धांत के महत्व को फिर से पुनर्स्थापित किया जिसका महत्व धीरे धीरे घट रहा था, और उसने एक योग्यता को ज़्यादा स्थान दिया गया था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसकी जो घटना थी वो कोई ऐसी अनपेक्षित घटना नहीं थी। और इसके साथ ही उसने दो सिद्धांतों का भी प्रतिपादन किया। पहला है कि सुल्तान ऐसी माता से उत्पन्न था जो अपने विवाह से पहले गैर मुस्लिम रह चुकी थी, तो उसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं थी, क्योंकि फिरोज़ की जो माता थी वो विवाह से पहले हिंदू थी, तो इसलिए हिंदू लड़की से जो पहले हिंदू रह चुकी हो लड़की, इससे अगर कोई लड़का उत्पन्न होता है तो वो एक प्रकार से इस्लामिक कानून में शासक बनने की योग्यता रखता है। और दूसरा ये कि आवश्यक नहीं कि सुल्तान बनने के लिए वह एक अच्छा और जाना माना सैनिक भी हो। तो इस प्रकार से विवादों को यहाँ ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया और अंततः शासन सत्ता उसी को मिली जिसके पास शक्ति थी, और इस प्रकार से निर्विघ्न रूप से सुल्तान फिरोज़ तुगलक ने अपना शासन प्रारंभ किया। आशा है आप इस चैप्टर में फिरोज़ तुगलक के प्रारंभिक जीवन और किस प्रकार से उसने राज्यारोहण प्राप्त किया, एक उत्तराधिकारी वैध उत्तराधिकारी नहीं होते हुए भी उसके बारे में आपको जानने में सहूलियत रही होगी। धन्यवाद।